इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसने सच में आधुनिक सभ्यता की नींव रखी। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच के ये 300 साल, ये कोई मामूली समय नहीं था। ये भारतीय इतिहास का वो जादुई टर्निंग पॉइंट था जब पहली बार विशाल और महान राज्यों का निर्माण हो रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सदियों बाद ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी, जहां छोटे छोटे कबीले दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में तब्दील हो रहे थे। तो आइए इस दिलचस्प सफर में गहराई से उतरते हैं। इतिहास में इसे द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन जरा सोचिए इसका असल मतलब क्या था। घुमंतू जनजातियों वाला जीवन अब पीछे छूट रहा था। जंगलों में भटकने वाले लोग अब बड़े, सुरक्षित और चार दीवारी वाले शहरों में बसने लगे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसी दौरान सिर्फ राजाओं का ही शासन नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे पहले गणराज्यों यानी रिपब्लिक्स का भी जन्म हो रहा था। जी हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जहां फैसले किसी एक व्यक्ति की सनक पर नहीं, बल्कि बाकायदा सभाओं में चर्चा और वोटिंग के आधार पर लिए जाते थे। इस विश्लेषण में हम इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव को कुछ मुख्य बिंदुओं के जरिए समझेंगे। शुरुआत करेंगे महाजनपदों के उदय से, फिर देखेंगे वो 16 शक्तिशाली राज्य कौन से थे। इसके बाद हम वहां के प्रशासन, नई अर्थव्यवस्था और उस दौर की बौद्धिक क्रांति पर बात करेंगे। और अंत में देखेंगे कि कैसे मगध ने सबको पीछे छोड़कर अपना परचम लहराया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाजनपदों के उदय की और समझते हैं कि कैसे लोगों ने स्थायी बस्तियों की ओर अपना कदम बढ़ाया। अब सवाल ये उठता है कि ये विशाल राज्य अचानक आसमान से तो टपके नहीं, तो फिर ये अस्तित्व में कैसे आए? इसका एक बहुत ही सीधा और दिलचस्प जवाब है तकनीक। एक ऐसा चमत्कार जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था लोहे का इस्तेमाल। मजबूत लोहे के औजारों से गंगा घाटी के घने जंगलों को काटना और वहां की कठोर मिट्टी को जोतना मुमकिन हो पाया। अब बेहतर खेती का सीधा सा मतलब था ज्यादा अनाज, और जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो लोगों ने बंजारा जीवन छोड़कर एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया। इन छोटी बस्तियों को जनपद कहा गया। धीरे धीरे व्यापार फला फूला और यही बस्तियां अत्यंत शक्तिशाली और संगठित राज्यों में बदल गईं, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। इस बात में जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस शब्द का असल मतलब। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी जनजाति का महान गढ़ या उनका पैर रखने की जगह। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। पहले लोगों की वफादारी सिर्फ अपने परिवार या कबीले तक सीमित होती थी, लेकिन अब उनकी पहचान उस जमीन से जुड़ गई थी जहां वे रहते थे। क्षेत्रीय निष्ठा का ये विचार एक तरह से राष्ट्रवाद या देश प्रेम की बिल्कुल पहली सीढ़ी थी। यह तो हुई शुरुआत की बात। अब नजर डालते हैं उस समय के भौगोलिक परिदृश्य पर और देखते हैं उन 16 शक्तिशाली राज्यों को जिन्होंने इस युग को इतना खास बनाया। अगर हम प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र को देखें तो हमें इन 16 महाजनपदों की पूरी सूची मिलती है। इसे आज के आधुनिक नक्शे के हिसाब से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उत्तर पश्चिम में यानी आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास गांधार और कंबोज जैसे शक्तिशाली राज्य थे। गांधार तो अपनी राजधानी तक्षशिला के लिए बहुत मशहूर था। वहीं बीच में गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाकों में मगध, काशी और कोसल जैसी महाशक्तियां राज कर रही थीं। और अगर दक्षिण की तरफ जाएं तो गोदावरी नदी के तट पर अश्मक नाम का राज्य था। इस विशाल फैलाव को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि यह दौर भौगोलिक और आर्थिक रूप से कितना समृद्ध और विशाल था। इतने विशाल राज्यों को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए बिल्कुल नए नियम और व्यवस्थाएं चाहिए थीं। तो आइए अब प्रशासन और उस समय की नई अर्थव्यवस्था के नियमों को समझते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो उस समय दो बिल्कुल अलग तरह के सिस्टम काम कर रहे थे। एक तरफ थे राजतंत्र, जहां सारा पावर एक राजा के हाथ में होता था, जैसे कि मगध और कोसल में राजा ही सर्वोच्च था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट थे गणसंघ या गणराज्य, जैसे वज्जी और मल्ल। यहां सत्ता किसी एक व्यक्ति की मुट्ठी में नहीं थी। इसके बजाय अलग अलग कुलों के नेता एक सभा में इकट्ठा होते थे, जिसे संथागार कहा जाता था। वहां बाकायदा नीतियों पर बहस होती थी और फिर वोटिंग के जरिए फैसले लिए जाते थे। सोचिए, दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे शुरुआती बीज यहीं बोए जा रहे थे। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था। इसका जवाब है टैक्स।
राज्यों ने पहली बार राजस्व इकट्ठा करने का एक पक्का और औपचारिक तरीका ईजाद किया। किसानों को अपनी फसल का 1/6 यानी 1/6 हिस्सा राज्य को देना ही होता था। इस टैक्स को भाग कहा जाता था और इसी भाग से सड़कें बनती थीं, सरकारी अधिकारियों को रखा जाता था और बड़ी बड़ी सेनाओं का खर्च उठाया जाता था। और इस नई अर्थव्यवस्था को पंख लगाए एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार ने आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ये प्राचीन भारत के पहले ढाले गए सिक्के थे जो मुख्य रूप से चांदी और तांबे के होते थे। इन पर अलग अलग तरह के ठप्पे यानी पंच लगाए जाते थे। इस आविष्कार ने सच में पूरी तस्वीर बदल दी। अब वस्तुओं के बदले वस्तु बदलने वाले बार्टर सिस्टम की कोई खास जरूरत नहीं रही। इससे न सिर्फ व्यापार तेजी से फैला, बल्कि राजाओं के लिए पूरे साल भर एक स्थायी और पेशेवर सेना रखना भी मुमकिन हो गया, क्योंकि अब सैनिकों को सिक्कों के रूप में नियमित वेतन दिया जा सकता था। अब जहां धन और शहर बस रहे हों, वहां विचारों का आना तो तय है। तो चलिए बात करते हैं उस दौर की दार्शनिक क्रांति और एक बड़े बौद्धिक विद्रोह की। शहरों के इस तेजी से होते विकास और बढ़ती संपन्नता ने लोगों के सोचने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया था। समाज अब पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं से ऊबने लगा था और जीवन के नए अर्थ तलाश रहा था। इसी माहौल में श्रमण आंदोलनों की शुरुआत हुई, जहां गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे विचारकों ने अहिंसा और कर्म पर जोर दिया। दूसरी तरफ मखली गोशाल जैसे विचारक थे, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय बनाया। ये लोग नियतिवादी थे, मतलब इनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, भाग्य ही सब कुछ है। और फिर चार्वाक जैसे भौतिकवादी भी थे, जो स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म जैसी किसी चीज को सिरे से नकारते थे। उनका फलसफा एकदम सीधा था, जो सामने दिख रहा है बस वही सच है। विचारों की यह विविधता सच में कमाल की थी। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर, मगध का उत्कर्ष और उसका अंतिम विजेता बनना। एक तरफ 16 ताकतवर राज्य आपस में लगातार लड़ रहे थे, लेकिन अंत में पूरे भारत पर सिर्फ एक राज्य का वर्चस्व कायम हुआ, और वो था मगध। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे केवल भूगोल, जी हां, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी का भी भाग्य तय कर सकती है। मगध की किस्मत सच में बहुत तेज थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों से घिरी हुई थी, एकदम एक प्राकृतिक जलदुर्ग की तरह। इसकी पहली राजधानी राजगृह तो 5 विशाल पहाड़ियों से सुरक्षित थी, जहां दुश्मनों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा मगध के पास लोहे की भरपूर खदानें थीं, जिससे उन्हें सबसे घातक हथियार मिले, और घने जंगलों से इमारती लकड़ी और युद्ध के लिए हाथियों की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई मिलती रही। ये वो प्राकृतिक फायदे थे जिन्होंने मगध को सच में अजय बना दिया। लेकिन सिर्फ प्राकृतिक फायदों से साम्राज्य नहीं बनते। इसके लिए चाहिए होते हैं महत्वाकांक्षी और कूटनीतिक शासक। शुरुआत हुई बृहद्रथ वंश से, लेकिन असली विस्तार किया हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने, जिन्होंने युद्ध और वैवाहिक संधियों के जरिए राज्य की सीमाएं फैलाईं। उनके बेटे अजातशत्रु ने तो और भी आक्रामक रुख अपनाया। उसने रथमूसल, जो कि एक तरह का प्राचीन टैंक था, और महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके वज्जी संघ को धूल चटा दी। फिर शिशुनाग वंश आया, जिसने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया, और अंत में नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने सभी बचे हुए क्षत्रिय राजवंशों का सफाया कर दिया और प्राचीन विश्व की सबसे विशाल और खतरनाक स्थायी सेना खड़ी कर दी। मगध अब कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि एक खूंखार साम्राज्य बन चुका था। नंद वंश के शासक घनानंद के पास इतनी बड़ी सेना और इतनी अकूत संपत्ति थी कि उस वक्त पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इतिहास का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है, जब कोई साम्राज्य इतना विशाल और ताकतवर हो जाए तो क्या उससे कोई उखाड़ फेंक सकता है? पश्चिमी सीमाओं पर सिकंदर महान के कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा था जो सिकंदर को रोक सके और इस अजेय नंद वंश को हराकर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सके? चंद्रगुप्त मौर्य का उदय और इतिहास का वो सबसे बड़ा महासंग्राम, बस यहीं से शुरू होता है एक नया और इससे भी ज्यादा रोमांचक अध्याय। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।